स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक हेड रीजन होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस कंटेनिंग एक रीजन होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। इसके अलावा एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस है। हाय एवरीवन, तो जैसे कि आप जानते हो क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 है जो आज हमें डिस्कस करना है, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। So first of all, you all know that humans are sexually reproducing organisms and they are viviparous, यानी young ones produce करते हैं। जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं इसमें गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट्स प्रोडक्शन, स्पर्म एंड ओवम की प्रोडक्शन, उनका ट्रांसफर यानी इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की, इम्प्लांटेशन होती है, जेस्टेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी यानी पार्चुरेशन भी डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये पेल्विक रीजन में यानी पेल्विस रीजन में बॉडी के लोकेटेड होता है। इसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस इंक्लूड होता है। इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड होता है। जब भी आप टेस्टिस की बात करोगे वो एक एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। एंड स्क्रोटम लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है टेस्टिस की, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से हो सके यानी स्पर्म प्रोडक्शन ढंग से हो सके, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो इसीलिए स्क्रोटम की रिक्वायरमेंट है। टेस्टिस का अगर शेप देखोगे तो ओवल होता है एंड लेंथ उसकी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। एंड इसके अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वही हैं जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल में 2 टाइप के सेल्स मिलते हैं। वन इज मेल जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो मियोसिस अंडरगो करके स्पर्म्स बनाएंगे, एंड दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। इन सब के फंक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मेल जर्म सेल्स किस तरीके से स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मियोसिस वो शो करते हैं क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड एंड स्पर्म्स आर हैप्लॉयड, देयरफॉर मियोसिस इज रिक्वायर्ड। Apart from this, Sertoli cells helps in providing nutrition to the developing sperms. And इसके अलावा कुछ और सेल्स होते हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लेडिक सेल्स बोलते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लोकेटेड होते हैं। इनका काम होता है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करना, एंड एंड्रोजन का ही एक टाइप है टेस्टोस्टेरॉन जो ये प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करोगे तो रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस, ये सब लोकेटेड होते हैं। एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल सबसे पहले वासा एफ्रेंशिया में ओपन होती है थ्रू रेटिटेस्टिस, एंड वासा एफ्रेंशिया फिर टेस्टिस को लीव करके ओपन होती है एपिडाइडिमस में, एंड एपिडाइडिमस फिर वास डिफरेंस में ओपन होती है, और ये आपको यहाँ बताया हुआ है। हर एक डक्ट जो होती है सेमिनल वेसिकल से कुछ ना कुछ सिक्रीशंस को रिसीव करती है और यूरेथ्रा में ओपन होती है थ्रू अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो बेसिकली इजैक्यूलेटरी डक्ट जैसा स्ट्रक्चर है जो कि यूरेथ्रा में ओपन होगा और वही है जहाँ से स्पर्म्स का ट्रांसफर होगा। So there is a single place from which urine and sperms are produced in the case of males. And एक और चीज़, एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है पेनिस की उसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। जब भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करोगे तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपको साइड व्यू दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, यूरिनरी ब्लैडर है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ग्लैंड्स पेनिस है, फोरस्किन है, और इसी के थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है स्पर्म्स को बाहर रिलीज करती है, इजैक्यूलेट करती है। एंड दिस इज हाउ अ टेस्टिस लुक्स लाइक, और इसके बाहर की कवरिंग स्क्रोटम। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जैसे कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। अगर आप उसे बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आप उसके अंदर यहाँ देख सकते हो कि यूरेथ्रा यहाँ लोकेटेड है, फोरस्किन, ग्लैंड्स पेनिस यहाँ लोकेटेड है, टेस्टिस इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो मोर और लेस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो एपिडाइडमस इधर लोकेटेड है, दिस रीजन इज वासा एफ्रेंशिया, दिस इज रेटी टेस्टिस,
एंड दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पहले प्रेजेंट हैं, फिर रेटिटेस्टिस, फिर उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमस, और फिर उसके बाद वास डिफरेंस वाला रीजन आता है, जो कि आगे जाके डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट वेसिकल्स के थ्रू कुछ ना कुछ सिक्रीशन लेता है और यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म्स को, सीमेन को पास करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस डायग्राम में आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया है। सो दिस इज द इंटरनल इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे हम बोलते हैं, ये वाला रीजन। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसके अंदर ही इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिक सेल्स लोकेटेड होते हैं। एंड दीज आर दी स्पर्मेटोगोनिया, आप देख सकते हो, एंड दीज आर दी स्पर्मेटोजोआ, जो कि इन स्पर्मेटोगोनिया से बने। एंड दीज आर दी सर्टोली सेल्स, यहाँ आप कुछ देख सकते हो, ये सारे सर्टोली सेल्स हैं और यही न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एंड इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इसकी इरेक्शन में हेल्प करते हैं। और इरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसेमिनेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी सीमेन को ट्रांसफर करने के लिए। जो भी लूज फोल्ड होता है पेनिस के ऊपर, उसे फोरस्किन बोला जाता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है कि सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब दो होते हैं, एक सिंगल प्रोस्टेट होता है और दो ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। और इन सबकी सिक्रीशंस को ही हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो होती है वो पेनिस की लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। Now let us focus on the female reproductive system, which consists of a pair of ovaries, oviducts, uterus, cervix and vagina and external genitalia. इसके अलावा mammary glands भी included होते हैं, तो वो आपको mention किया है, जो कि proper ovulation, fertilization, birth, child care, pregnancy के लिए responsible होते हैं। ओवरीज की जब भी आप बात करोगे, दीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड ये फीमेल गैमीट यानी ओवम की प्रोडक्शन में एंड ओवेरियन हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है एंड यूट्रस से भी बाय लिगामेंट्स। एंड हर एक ओवरी की एपिथेलियम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमा में दो रीजन्स होते हैं, जैसे कि दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं मेडुला एंड कॉर्टेक्स। जब भी आप डायग्रामेटिक साइड व्यू देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर आप देख सकते हो, दिस इज क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, लेबियम माइनोरा एंड लेबियम मेजोरा। इसके अलावा वेजाइनल रीजन होता है, एनस होता है, वेजाइना होता है, रेक्टम, सर्विक्स, वो आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा यू ऑल नो दैट ओवरीज आर कनेक्टेड विद द यूट्रस, किसके थ्रू? ओविडक्ट्स के थ्रू, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना को फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सेसरी हैं, इनका फंक्शन जो है वो एडिशनल है, मेन फंक्शन यानी एग या ओवम प्रोडक्शन का नहीं है। हर एक फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है, एंड जब भी आप देखोगे इसके अंदर तीन रीजन्स होते हैं। इनफंडिबुलम जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी फिम्ब्रेई लोकेटेड होती हैं, जो कि ओवम को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम ओवरी। इसके अलावा एम्पुला रीजन होता है, इस्थेमस वाला रीजन होता है, और फिर मेजर यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस वाला रीजन आ जाता है। इन तीनों को मिला के हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। बट इसके अलावा जब भी आप विजाइना की या फिर बेसिकली यूट्रस की वॉल की बात करोगे, तो यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम जैसी लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम ही है जिसके डिग्रेडेशन से ब्लीडिंग होती है यानी मैंसुरेशन देखने को मिलती है, और जो भी उसका कंटेंट होता है सर्विक्स के थ्रू, सर्विकल कैनाल के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यूट्रस जो है उसे वॉर्म भी बोला जाता है, एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड उसका स्ट्रक्चर होता है, लिगामेंट से कनेक्टेड होता है, जैसे कि आपको बताया था। सर्विकल कैनाल मैंने आपको बता दिया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या होता है, और यहाँ लिखा भी है एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और मायोमेट्रियम इज द वन विच शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस जैसी कुछ लेयर्स होती हैं। मॉन्स प्यूबिस इज द रीजन जो कि फैटी टिश्यू से बना होती है, एंड इसके अलावा ये हेयर से कवर्ड होता है।
लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, एंड इसके अंदर फिर जाके ये बेसिकली कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, मॉन्स प्यूबिस से यानी बाहर से। एंड लेबिया माइनोरा जो होता है पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू होता है जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर लोकेटेड होता है। एक ओपनिंग होती है वेजाइना के अराउंड जो कि पार्शियली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसे हाइमन बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को। एंड हाइमन जो होता है वो बेसिकली वर्जिनिटी के लिए कोई भी इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लाइटोरस की बात करें तो क्लाइटोरस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर जंक्शन में लेबिया माइनोरा के बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट अगर हम मैमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा फैटी टिश्यू होता है, फैट लोकेटेड होता है। एंड इसके अलावा इसमें मैमरी डक्ट्स, मैमरी लोब्स, मैमरी एल्वियोलस, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट्स, निप्पल एंड एरियोला लोकेटेड होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एम्पुला रीजन जो हमने यूट्रस से रिलेटेड पढ़ा, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, वहाँ पे भी एम्पुला एक रीजन होता है और यहाँ पे भी एक एम्पुला रीजन होता है। नेक्स्ट अगर हम मैमरी ग्लैंड्स का पूरा अगर देखें कि उसके अंदर क्या क्या है, तो आपके जो भी ये मैमरी ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जिसके अंदर अराउंड 15 to 20 मैमरी लोब्स होती हैं। हर एक मैमरी लोब में बेसिकली एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, एंड एल्वियोलाई हैं जो मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो मिल्क स्टोर करते हैं बेसिकली एल्वियोलाई के अंदर और फिर उन्हें रिलीज करते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसके अलावा मैमरी डक्ट्स होते हैं जो कि उन्हें रिलीज करने में हेल्प करते हैं, एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू मिल्क की सक्शन होती है बाहर की साइड। नेक्स्ट अगर हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दो प्रोसेसेस होती हैं, यानी ओवम प्रोडक्शन एंड स्पर्म प्रोडक्शन की। अगर हम ये पूरी प्रोसेसेस डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन से इंक्रीज होता है नंबर में। हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, वो हैं जो मियोसिस अंडरगो करेंगे। तो डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस नहीं शो करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं जो मियोसिस शो करेंगे। उनके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी एंड टू अनइक्वल सेल्स प्रोड्यूस होंगे, टू इक्वल सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इन इक्वल सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, एंड 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे क्योंकि रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस 1 ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है एंड 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्मेटिड्स का फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनटू स्पर्मेटोजोआ जिन्हें हम स्पर्म्स भी बोलते हैं, बाय स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस ये सर्टोली सेल्स में अपना हेड एम्बेड कर देते हैं ताकि उनसे ये न्यूट्रिशन ले सके, एंड द फाइनल रिलीज ऑफ दीज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्पर्मेटोजोआ अपने हेड्स को इन पर्टिकुलर सर्टोली सेल्स में एम्बेड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इस रीजन में सर्टोली सेल्स के अलावा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी लोकेटेड है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसका लेवल जब भी इंक्रीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करता है और दो गोनाडोट्रोपिन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है जिन्हें LH और FSH बोला जाता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH फिर लेडिग सेल्स पे काम करता है एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन ही है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन आता है। देन वी हैव FSH। FSH सर्टोली सेल्स पे काम करता है और बेसिकली ये जो भी स्पर्म के रिलीज की प्रोसेस है उसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के साथ भी एसोसिएटेड होता है जो कि बेसिकली स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन थी। स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक हेड रीजन होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस कंटेनिंग एक रीजन होता है जिसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। इसके अलावा एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं जो कि बेसिकली मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस है। अपार्ट फ्रॉम दिस द होल स्पर्म इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड हेड वाला रीजन कनेक्टेड होता है मिडल पीस एंड टेल से वाया अ नेक,
एंड नेक के नीचे मिडल पीस होगा और मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्विमिंग। इसके अलावा स्पर्म के नीचे एक टेल जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जो उसकी मोबिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा बोला जाता है कि एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ह्यूमन मेल्स इजैक्यूलेट करता है अराउंड 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ सिंगल क्वाइटस। तो सिंगल क्वाइटस में इतने मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। बट आपको याद रखना है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए अराउंड 60% तो इनमें से एटलीस्ट नॉर्मल शेप, साइज एंड नॉर्मल फंक्शन के होने चाहिए एंड एटलीस्ट 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी यानी बहुत फास्ट मूवमेंट शो करने वाले होने चाहिए। स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज होते हैं एंड उसके बाद वो एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू पास होते हैं और जो भी मैंने आपको डक्ट्स के नाम बताए थे उनके थ्रू वो पास होके सीमेन की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। जो भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं जैसे एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स की। एंड स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा जो इन सब की सिक्रीशन थी उन सब से मिलके सीमन बनता है। नेक्स्ट चीज अगर हम oogenesis की बात करते हैं यानी एग प्रोडक्शन या ओवम प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है जब बहुत सारे ऊगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ऊगोनिया प्रोड्यूस होते हैं ये एक बार बर्थ के टाइम बन जाते हैं, उसके बाद ये फर्दर ऐड नहीं होते, मतलब कि जितने हैं उतने ही एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में ऊगोनिया का नंबर जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे मेनोपॉज जैसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी ये प्रोसेस होती है मतलब बर्थ के टाइम पे ऊगोनिया जितने बन गए हैं बन गए, उसके बाद क्या होगा तो प्यूबर्टी के टाइम फिर सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो एक्चुअल में सारी जो टेम्परेरी अरेस्ट जैसी चीज आपको देखने को मिलती है वो प्राइमरी oocytes की फॉर्म में देखने को मिलती है एंड प्राइमरी oocytes की फॉर्म में ही वो ऊगोनिया एग्जिस्ट करते हैं अंटिल प्यूबर्टी। एंड हर एक प्राइमरी oocyte जो होता है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से सराउंडेड होता है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं फिर पूरे स्ट्रक्चर को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं। उसके अलावा जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो हर बार डीजेनरेट हो जाते हैं, तो इतनी एज तक काफी कम रह जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं उनके बाहर और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर आती है जिसकी वजह से सेकेंडरी फॉलिकल जैसी चीज़ें बनती हैं एंड सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्शियरी फॉलिकल बनाता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी एंट्रम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी oocyte की प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगी कि प्राइमरी oocyte इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी टर्शरी फॉलिकल, वो साइज में ग्रो करता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसमें वो अरेस्टेड था उसे कंप्लीट कर देता है प्यूबर्टी के टाइम। और अनइक्वल डिवीजन होती है एंड जो भी फॉर्मेशन होती है उसमें एक सेकेंडरी oocyte बनता है जो कि लार्जर होता है एंड एक छोटा सेल बनता है जिसे पोलर बॉडी बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte में ही मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लोकेटेड होते हैं इसीलिए वो लार्ज होता है साइज में। इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और उसके बाद फिर ओवम यानी एग जो है वो प्रोड्यूस होगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी प्रोड्यूस होगी। टर्शरी फॉलिकल में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिससे कि एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है विच इज द मैच्योर फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocytes जो होते हैं उनके अराउंड एक न्यू लेयर बनती है, न्यू मेम्ब्रेन, जिसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। एंड ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस बाय विच दिस ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस द ओवम। तो आप देख सकते हो प्राइमरी फॉलिकल थे ओवरी में, फिर उसके बाद सेकेंडरी बने, फिर टर्शरी बने जिसमें एंट्रम था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना जिसने ओवम रिलीज कर दिया एंड डी जेनरेटिंग ग्राफियन फॉलिकल को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस की इन द केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ, प्यूबर्टी में माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स जिनका डिफ्रेंसिएशन हुआ और स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए।
oogonia की प्रोडक्शन सारी फीटल लाइफ में होती है, प्राइमरी oocyte बना देते हैं ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ ओनली माइटोसिस के थ्रू। फिर प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बनाता है, करता है, बट ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में ये अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है और फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होता है, विच देन अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दीज पोलर बॉडीज आर नॉट नोन, तो वो हमें पता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट जब ये स्टार्ट होती है तो उसे मेनाक बोलते हैं, जब ये खत्म होती है तो इसे मेनोपॉज बोला जाता है। एंड पूरी साइक्लिकल इवेंट्स जो कि बॉडी के अंदर चलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ये पूरा प्रोसीजर यहाँ समझाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन में जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई डे 1 में, ये कुछ 3 to 5 डेज तक एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एक फेज आता है जिसे फॉलिक्यूलर फेज यानी प्रोलिफरेटिव फेज बोला जाता है। उसके बाद ओव्यूलेशन होती है एंड ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज यानी सिक्रीटरी फेज आता है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई हो। इसमें ओवेरियन हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स दोनों का फंक्शन होता है। पिट्यूटरी हार्मोन्स में एफएसएच एंड एलएच आता है जिनका लेवल ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओवेरियन हार्मोन्स की अगर आप बात करोगे तो इनमें से एस्ट्रोजन का लेवल ओव्यूलेशन के टाइम पे ज़्यादा होता है बट प्रोजेस्टेरॉन का स्टेबल रहता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तब प्रोड्यूस होगा, तब ज़्यादा सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रेजेंट होगा तब इसका लेवल ज़्यादा होगा और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता जाएगा तो इसका लेवल फिर से डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आपको ओवेरियन इवेंट्स का भी पता होना चाहिए। तो ओव्यूलेशन तक ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है और ओवम रिलीज हो गया होता है। इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और डीजेनरेट हो जाता है इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, कुछ ऐसा नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन अगर एब्सेंट है तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर्सन को स्ट्रेस है या उसकी हेल्थ सही नहीं है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो एलएच और एफएसएच का लेवल जो 14th डे 15th डे के अराउंड पीक लेवल पे होता है उसे एलएच सर्ज बोला जाता है, तो वो आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज की तो वो अराउंड 50 ईयर्स के अराउंड सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से होगी, तो जब भी कॉपुलेशन या फिर कॉइटस होता है तो सीमेन जो होता है पेनिस के थ्रू वेजाइना में रिलीज हो जाता है जिसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड मोटाइल स्पर्म्स रैपिडली सर्विक्स में जाते हैं, यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं एंड एम्पुलरी रीजन में वो एंटर कर जाते हैं फेलोपियन ट्यूब की। जिस टाइम पे अगर उसी टाइम पे ओवम भी रिलीज हुआ होगा ओवरी से तो वो भी एम्पुलरी रीजन में आ जाता है एंड फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगी जब ओवम और स्पर्म साथ में वहां पे साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में पहुंचे, वरना नहीं होगी। इसीलिए सारे कॉपुलेशंस फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी लीड नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो होता है जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है ओवम की उसके कांटेक्ट में आता है एंड उसके अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से फर्दर एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, बाकी सब ना करें। जो भी एक्रोसोमल सिक्रीशंस होती हैं बोला जाता है वही हैं जो कि ओवम में स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री को मीडिएट करती हैं, क्योंकि वो सिक्रीशंस ओवम की मेम्ब्रेन को, वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं कोरोना रेडिएटा के, वो भी आपके ओवम के अराउंड लोकेटेड होते हैं, तो वो आपको बताया हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं कि पोलर बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तो एग्जैक्ट फंक्शन पोलर बॉडीज का कि या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट रीजन की पोलर बॉडीज क्यों बन रही हैं ये सब नोन नहीं है, बट बोला जाता है कि बाद में ये डिग्रेड हो जाती हैं। एंड जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट में स्पर्म और एग से क्या क्या मतलब क्रोमोसोम्स आए बेसिकली स्पर्म से, तो उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है कि सेक्स क्या होगा प्रोजेनी का यानी बेबी का।
क्योंकि फीमेल्स एक ही टाइप का क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती हैं एक्स क्रोमोसोम गैमीट्स में, इसीलिए फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि आजकल सोसाइटी मानती है। मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल वाइल फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। एंड अगर हम बात करें कि जाइगोट के साथ क्या होगा, तो जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवाइड करता है माइटोटिकली और बहुत सारे सेल्स बनाता है जब वो इस्थमस के थ्रू यूट्रस के अंदर मूव करता है, यानी उसकी जो भी क्लीवेज वाली प्रोसेस है वो हो रही होती है। तो वो 2 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, 8 बनाएगा, इस तरीके के डॉटर सेल्स बनाते हैं। इन सारे डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। वो स्टेज जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉर्यूला। तो वो स्टेट आपको वो याद करनी है। जैसे इस स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी ये डिविजन्स हुई, उनके बाद जो ये मॉर्यूला स्टेज बनी, ये मॉर्यूला स्टेज यहाँ शो करी हुई है। तो इस तरीके से मूवमेंट होगी इस एम्ब्रियो की, और ये एम्ब्रियो फिर यहाँ यूट्रस में आएगा और ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है यहाँ, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इसके सेल्स एक लेयर और कुछ मास ऑफ सेल्स में, इनर मास बोलते हैं उसे। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट होता है यही फिर यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, और उसकी अटैचमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का था, इसके अंदर बाहर वाली लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड इनर सेल मास जो होता है वो है रिस्पॉन्सिबल, जो कि बेसिकली एम्ब्रियो बनाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इट इज जस्ट हेल्पिंग इन द अटैचमेंट ऑफ द होल स्ट्रक्चर टू द एंडोमेट्रियम। तो वो याद रखना है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रोफोब्लास्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, जिसे कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, जो कि बेसिकली सारी साइड से यूट्रस के टिश्यू से सराउंडेड होती है एंड मैटरनल ब्लड से भी। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू साथ में इंटरडिजिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। एंड प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल के लिए, इन सब के लिए प्लेसेंटा रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक प्लग बन जाता है म्यूकस का सर्विक्स रीजन में, ताकि वो एम्ब्रियो बाहर रिलीज ना हो सके। तो एम्ब्रियो की प्रोडक्शन होती है, योक सैक होता है, बट ये बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यूट्रस की कैविटी आपको शोन है, और ये बीच में जो कनेक्शन है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद बाहर निकल जाती है। इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स आते हैं। एंड इसके अलावा रिलैक्सिन भी सिक्रीट होता है, बट रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी। एंड ये सब हार्मोन्स का लेवल है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स डिटेक्ट करती हैं और फिर बताती हैं कि कोई पर्सन प्रेग्नेंट है या नहीं। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि बहुत सारे हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन वगैरह का लेवल मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है, और ये फीटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्प्लांटेशन के बाद ही इनर सेल मास जो है वो कुछ लेयर्स बना देता है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टो आउटर वाली, इनर वाली, एंड एंडो वाली जो होती है वो इनर वाली मेम्ब्रेन है। इसके अलावा मीजोडर्म जो होती है वो इन बिटवीन प्रेजेंट होती है एक्टो एंड एंडोडर्म के। इसके अलावा कुछ स्टेम सेल्स जो होते हैं इनर सेल मास में प्रेजेंट होते हैं, और वो स्टेम सेल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि पूरी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, जो कि हार्ट बीट को बेसिकली लिसन करके डॉक्टर पता लगाते हैं कि बेसिकली फीटस इज सर्वाइविंग और नॉट। सेकेंड मंथ जो होता है उसके अंदर लिम्स, डिजिट्स वगैरह बनती हैं। थर्ड मंथ जो होता है यानी आफ्टर 12 वीक्स क्या होता है, मेजर ऑर्गन सारे बन जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटिलियल ऑर्गन्स, इसके अलावा लिम्स की डेवलपमेंट।
फर्स्ट मूवमेंट फीटस की और हेयर की प्रोडक्शन 5th मंथ के अराउंड देखने को मिलती है एंड 6 मंथ्स के अराउंड बॉडी जो होती है बेबी की वो फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं एंड 9 मंथ तक वो फीटस फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। डिलीवरी की प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो, और इस सब चीज़ों के लिए बेसिकली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, जो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू होता है एंड ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन के रिलीज की वजह से होता है, जो कि मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज करती है जब बिल्कुल मैच्योर हो जाता है फीटस। तो इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि यही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्रस से बेबी के एक्सपेल आउट होने के लिए यानी पार्चुरेशन के लिए। एंड मेमोरी ग्लैंड्स की भी प्रॉपर डेवलपमेंट इस टाइम तक हो चुकी होती है, तो जो भी मिल्क प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर पार्चुरेशन। उसे लैक्टेशन बोलते हैं एंड फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो कि येलोइश कलर का होता है एंड वो एंटीबॉडीज से रिच होता है, तो बेबीज के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है।